Today we will discuss about the basic features of the constitution. इससे पहले हम लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स के बारे में बात किया था, प्रीएम्बल के बारे में भी बात की थी, है ना, कि मतलब प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल का इम्पोर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम लोगों ने जो अभी तक देखा उसमें मतलब मेन पिलर्स की बात की थी, मेन पिलर्स जो हैं प्रीएम्बल के वो उसकी बात की थी। आज हम जो बेसिक फीचर्स हैं किसके कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक फीचर मतलब ये इसकी विशेषता हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स हैं। मतलब आप ये समझ जाइए कि ये जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में, यही एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। ओके, क्लियर। नाउ the constitution which come into the force on 26 January 1950 is considered as the largest, extensive and detailed written document given below are the basic and the salient feature of it. इट मीन्स 26 जनवरी 1950 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना क्या किया गया था, मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था, कंसीडर किया गया था, है ना। उसको एज अ रिपब्लिक भी हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर। तो ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और एक्सटेंसिव भी है ना, और डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट भी माना जाता है। ओके, तो ज़रा बात करते हैं, ज़रा देखिए इसके ये सैलिएंट फीचर्स इनको बोलते हैं, है ना। तो क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं इसके, तो रिटन डॉक्यूमेंट, तो एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड द इज़राइल, India, along with other nations of the world, have their constitution in the written form, considering the social, geographical, diversify, circumstance, and the prehistorical nations, and the Constituent Assembly has kept the drafted constitution इन रिटर्न फॉर्म्स। इट मीन्स देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इसको रिटर्न डॉक्यूमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो एज ए रिटर्न फॉर्म में लिखी गई हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली चीज़ ये है कि मतलब हर चीज़ रिटर्न में तो लिखी गई है, लेकिन इसमें मतलब ये भी बताने की उन्होंने कोशिश की गई है कि इंडिया में देखें, आपको पता है कि सोशल जोग्राफिकली डाइवर्सिटीज़ भी देखने को मिलती है ना। तो उसको बनाने के लिए मतलब जैसे भाई लिखने से पहले उस चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा क्या किया जाता है, बहस मतलब डिस्कशन किया जाता है। डिस्कशन करने के साथ साथ में उनके ऊपर चर्चा की जाती है कि किस तरीके से होगा, किस तरीके से बनेगा, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की गई थी पहले, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म की गई थी, जिसको ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला जाता है, मतलब बनाया गया था जिससे कि इजीली क्या किया जा सके कि पैरामीटर्स रखे गए उस मीटिंग्स में कि भाई किस तरीके से उस असेंबली में जो है पैरामीटर्स ये थे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या लैंग्वेजेस होंगी उसमें, है ना, किस तरीके से उसमें यूज़ किया जाएगा। मतलब तो कुछ लैंग्वेजेस को लेकर के भी कुछ उसमें डिफ़िकल्टीज़ आई थी, जैसे इंग्लिश, हिंदी को लेकर के, है ना, क्योंकि हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। क्लियर। तो अब बात करते हैं इसमें साइज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस तरीके से उसका साइज़ है, मतलब क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू द 22 सेक्शंस कंपेरिजिंग 395 articles and the 8 appendices, now 12. The constitution comprise provisions for the state administration and the states interrelation, fundamental rights, principles for political policies, judiciary, elections commission, government institutions, minorities, scheduled caste and deprived groups. Therefore, the Constitution of India is the largest, extensive, and the detailed written document compared to other constitution. जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें देखिए आप जो 22 सेक्शंस हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। पहले जो 8 अपेंडिसेस थे, लेकिन अभी 12 अपेंडिसेस हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अपडेट्स जो करके दिया हुआ है, पहले कितने थे, मतलब 8 थे, अभी कितने हो गए, 12 हो गए। ओके, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी डिस्क्रिमिनेशन दिया, मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है
है ना, जुडिशरी का भी दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन भी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब ये सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, इसीलिए लार्जेस्ट और एक्सटेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन और डिटेल्ड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर, इसको थोड़ा सा, है ना। तो सिंगल सिटीजनशिप इन द अमेरिका, डुअल सिटीजनशिप इन द गिवन, one for United States of America and the another for the state citizenship. But India there is only single citizenship irrespective of any region और state of the country। देखिए, अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप मतलब दो सिटीजनशिप है वहाँ पे, एक मतलब यूएसए की सिटीजनशिप, एक सेपरेट स्टेट की सिटीजनशिप। बट इंडिया में पूरे होल नेशन में जो भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या गुजरात से बिलोंग करते हैं या फिर कर्नाटक से बिलोंग करते हैं या वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपको सेपरेटली सिटीजनशिप दे दी जाए, ऐसा नहीं है। मतलब उसमें सीधा सीधा सही बताया है कि जो सिटीजनशिप है ना, वो ओनली आपकी इंडियन सिटीजनशिप मतलब सिंगल सिटीजनशिप रहेगा आपका। इज दिस क्लियर? तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है सिंगल सिटीजनशिप। ओके, नाउ द सेंटर विद द स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। तो किस तरीके से जो है अपना फेडरल स्ट्रक्चर है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, देयर इज अ नाउ एवर एनी रेफर्स ऑफ द वर्ड फेडरल इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन ऑफ स्टेट इज द sentence used for the India by the use of the word union, a permanent and irreversible relationship between union and its component states is indicated India as a union of states and no states has a right to secede it. Thus India is a union of state and it has some elements of the federal government. In Indian Federation there are the two sets of government, the union government and the state government. The constitution has the clearly marked areas of the functioning for the both of kind of गवर्नमेंट। इसमें जो बताया उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर मतलब दो तरीके से जो है स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट थिंग, जिसमें से आप सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया को एक यूनियन स्टेट बोला गया है ना। यूनियन स्टेट मतलब एक तरीके से जो है सारे स्टेट्सों का मिला करके एक यूनियन, है ना। तो जो इंडिया क्या है, इंडिया इट इज़ अ यूनियन स्टेट मतलब सारे देश मतलब सारे राज्यों को मिला करके यूनियन स्टेट। तो इसमें ये कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है सारी चीज़ें कि ऐसा नहीं है कि आप सेपरेटली मतलब स्टेट्स को परमिशन करते हैं कि आप अपनी कंट्री से हटा दें, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक स्टेट से मतलब एक स्टेट से पार्टीशन करके एक स्टेट्स में से दो स्टेट्स बना सकता है, बट वो मतलब सेपरेटली नेशंस की डिमांड नहीं कर सकते। ऐसा जैसे पाकिस्तान में किया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपने देखा कि पाकिस्तान जो है एक सेपरेट नेशन जो बन गया है ना, अलग से कंट्री बन गया। तो इस तरीके से जो है स्टेट्स कहीं ना कहीं क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नेशंस नहीं बना सकते। जैसे तेलंगाना है, अभी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, बट वो तेलंगाना एक अलग कंट्री अलग नेशंस की डिमांड नहीं कर सकता। ओके, इस तरीके से कुछ रिलेशंस हैं स्टेट्स गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट होता है, उनके फंक्शंस भी है ना, या उनके फंक्शनिंग जो होते हैं तो अलग उन्होंने सेपरेट एरिया जो है उन्होंने डिवाइड कर दिए हैं कि भाई इस एरिया इस दायरे तक आप जो है यूनियन गवर्नमेंट का इस पर मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, राइट्स होगा और स्टेट गवर्नमेंट का राइट्स होगा। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट एरिया में मतलब कुछ ऐसी जगह हैं जो स्टेट गवर्नमेंट उसका रूल रेगुलेशंस बना सकता है, बट अगर हम स्टेट यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं इसमें राइट्स होता है। बट कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं, इसमें देखिए हम लोग इसमें जो है 3 सूचियाँ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनियन, सेकंड वन इज स्टेट और थर्ड वन इज कंबाइन, मतलब 3 होती हैं। तो इसके फंक्शनिंग जो होती है ना, एक तरीके से इतना समझिए कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के जो फंक्शनिंग होते हैं उनके एरिया डिसाइडेड होते हैं। कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी क्लैसेस या झगड़े की कंडीशन बन जाती है कि नहीं वो वहाँ रूल रेगुलेशन बनाएगा। तो उस कंडीशन में उन्होंने एक और भी चीज़ मेंशन की है कि किसी जगह पे इस टाइप की कंडीशन अगर आती है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन से कहीं ना कहीं सर्वोपरि होगा, मतलब मान्य होगा। मतलब वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, वहाँ किसकी चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलेगी। ओके, इस तरीके द कॉन्स्टिट्यूशंस
demarcates the powers of the central and the state government into the different list of the सब्जेक्ट। तो इसमें जो मैं आपको बात कर रहा था ना लिस्ट की सूची, मतलब जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट होती है आपका, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक आपका होता है कॉन्क्रीट लिस्ट होती है, मतलब 3 लिस्टेड होती हैं। इनमें जो बताया गया है कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगी, कौन कौन सी मतलब एरियाज़ हैं, है ना, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल और रेगुलेशंस बना सकता है। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनमें मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स बना सकती है, उनमें स्टेट लिस्ट में डाल दिया उनको, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है कुछ, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, या वॉट एवर इट इज़ जो भी है। तो कुछ उन्होंने सेपरेटली मतलब कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो मेंशन किए गए हैं, उन सब्जेक्ट को मतलब जो जो एरिया में वही लोग क्या कर सकते हैं, राइट्स, मतलब उनके पास राइट्स होता है रूल और रेगुलेशंस बनाने का, है ना, उनको कंट्रोल करने का, उनको रूल करने का, है ना। तो और कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में चला जाता है। तो जरा बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। तो यूनियन लिस्ट कंप्राइजेज 97 सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक अ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन एंड द टेलीग्राफ आर द इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। यानी कि ये जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे बैंकिंग डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है आपका, है ना, मतलब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, फॉरेन डिफेंस डिपार्टमेंट है, इस तरीके के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हीं को रूल और रेगुलेशंस बनाने का राइट है बस, है ना। उस पर स्टेट गवर्नमेंट किसी तरीके से मतलब राइट्स, उनको स्टेट गवर्नमेंट को राइट नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट उन पर आके उनको कंट्रोल करे या उनके लिए रूल रेगुलेशंस बनाए या फिर उनके लिए मतलब किसी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं करेगा इसमें स्टेट को भी स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इतना याद रखिए। नाउ अब स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। तो स्टेट लिस्ट में मतलब वो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिनमें स्टेट्स जो होते हैं, जैसे चाहे गुजरात स्टेट हो या फिर आपका मध्य प्रदेश स्टेट हो या फिर आपका उत्तर प्रदेश स्टेट हो, तो वो पर्टिकुलर स्टेट जो है अपने एरिया में जो है इन सब्जेक्ट्स पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रूल मतलब एक तरीके से उनको रन कर सकते हैं, उनके ऊपर रूल रेगुलेशंस बना सकते हैं, है ना, उनको कैसे मेंटेन करना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पे स्टेट लिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, और यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको मेंटेन करना, है ना, कि किस तरीके से उनको रन करना है, ये सारा चीज़। तो जरा स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। तो अब मैंने यूनियन लिस्ट में आपको बताया था कि 97 सब्जेक्ट्स आते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया, जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल के तौर पर बताया कि डिफेंस हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुआ, है ना, एटॉमिक एनर्जी हुई, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हुआ, ये तो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। एग्जाम्पल इन द सेंस ये भी एक तरीके सब्जेक्ट हैं जो 97 में से ये भी सब्जेक्ट हैं, है ना। बाकी की इनको यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं था, लेकिन टोटल अगर देखा है तो 97 है। कितने हैं, 97 सब्जेक्ट हैं। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट्स में देखिए 66 सब्जेक्ट्स हैं। जरा रीड करते हैं इनको। द स्टेट लिस्ट कंप्राइज 66 सब्जेक्ट्स। द स्टेट लिस्ट कंप्राइज ऑफ दोज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑन द विच इज द स्टेट लेजिस्लेचर हाउसेज कैन पास लॉ, subject like a law and the order, the state government institution, agriculture, irrigation, health and land, interstate trade and commerces are included. If there is a failure of the law and order in the state and union government with the consist of the against will of the state can send reserve police force। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें 66 सब्जेक्ट्स को रखा गया है स्टेट लिस्ट में, और उसमें से जैसे आपका बताया गया है जैसे हेल्थ हुआ, इरिगेशन हुआ, लैंड इंटरेस्टेड ट्रेड जो होता है वो, कॉमर्सेज होते हैं, एग्रीकल्चर है ना, या स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इनको राइट्स होता है रूल और रेगुलेशंस बनाने का, उनको रन करने का, है ना। तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा आप, क्लियर, भूलना नहीं है कि किस तरीके से मतलब कौन कौन सी लिस्ट्स हैं। वैसे इसमें पूरा जो है लर्न करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि 66 लिस्ट हैं और यूनियन गवर्नमेंट में 97 है, तो उनको पूरा मतलब लर्न करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो उन्होंने क्या किया, एग्जांपल्स के तौर पे आप उनको लर्न कर सकते हैं जो कुछ इसमें दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे आपका यूनियन गवर्नमेंट में एग्जाम्पल दे दिया रेलवे, है ना, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी, ये इस तरीके से। और स्टेट गवर्नमेंट में जो दिया गया है वो इरिगेशन, हेल्थ, है ना, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्सेस, तो ये इनकी एक तरीके से इनको इतना तक लर्न कर सकते हैं। अगर कभी कभी कंडीशंस ऐसी बन जाती है जहाँ पे मतलब दो स्टेट्स के बीच में या जो भी है, तो उस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक फोर्स सेंड करता है, रिजर्व पुलिस फोर्स जो होती है इसको,
है ना, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जो कि मतलब कभी कभी यूनियन गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करता है ऑर्डर्स को और लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कभी कभी सिचुएशन बन जाती है कि उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिजर्व पुलिस फोर्स जो होती है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो होती है वो अपने स्टेट्स को हेल्प करता है, मतलब सारे स्टेट्स के लिए हेल्प करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा है ना। नाउ नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में इन एडिशन टू दिस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द थर्ड लिस्ट दैट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो थर्ड लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, और उसी लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। विच इज द कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन कंसर्न बोथ ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन पास द लॉ ऑफ दिस सब्जेक्ट। द कॉन्करेंट लिस्ट हैज 47 subject. This list includes a subject like a criminal and the civil, producer, marriage and divorces, education, economic and planning, trade and union एटसेट्रा। यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में ये जो आपको जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, वैसे टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं। 47 सब्जेक्ट के अलावा ये लिस्ट में जो मतलब कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे क्रिमिनल हुआ, सिविल प्रोसीड्यूर हुआ, है ना, मैरिजेस हुई या डिवोर्सेस हुए या एजुकेशन या इकोनॉमिक प्लानिंग, इन फील्ड्स में सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, रूल रेगुलेशंस बना सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। इफ़ एनी केसेस के सेंट्रल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट में इन जो कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कभी कभी मतलब क्लैसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट बोलता है नहीं मैं बनाऊंगा और सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि नहीं मैं बनाऊंगा, तो उस कंडीशन पे जो है फाइनल डिसीजन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसमें जो हम लोगों ने देखा 3 लिस्ट हैं। फर्स्ट इज स्टेट लिस्ट, सेकंड इज यूनियन, थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो 3 लिस्ट को ज़रा याद रखिएगा अच्छे से कि किस तरीके से मतलब, है ना। नाउ रेसिडुअरी पावर्स, तो इसमें पावर्स ज़रा देखते हैं। द सब्जेक्ट विच आर नॉट टू स्पेशली अलॉट टू द यूनियन एंड स्टेट आर द इंक्लूडेड इन द रेसिडुअर powers. Matter that are not included in the divisions of the powers are known as the residual powers. The central government is given the powers to the legislate on these residual subjects. The financial distribution of the resources are done between the union government and state government. Exercise and the custom, export, import, income taxes, all these major taxes are decided by the central government, while sales tax, revenue tax, entertainment tax, educational tax, which are the having the major फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें कुछ पावर्स होती हैं। पावर्स मतलब एक तरीके से इसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं कि जो ऐसी पावर जो कि स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर होगी तो कंट्री को रूल करना और मतलब कंट्री को चलाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए छोटे स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट्स के गवर्नमेंट्स को जो है क्या कर दिया, कुछ पावर्स कुछ एरियाज़ में पावर्स दे दी, जिन एरियाज़ में वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं वो इजीली उस स्टेट्स को या वहाँ की पॉपुलेशन या वहाँ की गवर्नमेंट को रन कर सकें, है ना। तो इन्होंने कुछ एरियाज़ डिसाइड किए। उन्होंने बताया कि किन किन एरियाज़ में जो है सबसे ज़्यादा पावर, जैसे यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके पास जो है पावर्स होती है किसकी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है ना, कस्टम्स एक्सरसाइज जो है ना, इनकम टैक्सेस को लेकर के या मेजर जो टैक्सेस होते हैं वो उनसे वो इनके बारे में कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है ना। जो भी डिसीजंस जो भी होंगे तो वो कौन डिसाइड करेगा, इनसे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। उनके पास पावर्स होती है उनको डिसीजन लेने की, उसके बारे में डिसाइड करने की। ओके, लेकिन कुछ ऐसे जैसे सेल टैक्सेस हुए, रेवेन्यू टैक्सेस हुए, एंटरटेनमेंट टैक्सेस हुए, एजुकेशनल टैक्सेस हुए, तो इन चीज़ों को लेकर के यानी कि इन डिपार्टमेंट्स इन टैक्सेस को लेकर के कुछ पावर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई है कि वो इन चीज़ों में कंट्रोल और रूल रेगुलेशंस यानी कि वो टैक्सेस वसूल सकता है ना, टैक्सेस ले सकता है पीपल से या इंस्टीट्यूशन से जो भी है। तो ये जो है इनको किसको प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोवाइड किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसको मतलब जो पावर्स है रेसिडुअरी पावर्स है उसको मतलब एक तरीके से क्या कर लिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर ये तो हमने स्टेट और यूनियन लेवल पे देखा, अगर और भी हम थोड़ा सा देखें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे भी कहीं ना कहीं कुछ पावर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, दी गई हैं उनको कि वो छोटे इस लेवल पे किस तरीके से मतलब रूल कर सकते हैं, वो किस तरीके से रूल रेगुलेशंस बना सकते हैं। क्योंकि उसमें भी जो है आपने पढ़ के आए होंगे 6th क्लास में, है ना। तो उसमें देखा होगा आपने कि फॉर एग्जांपल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ऐसे प्लेसेस हैं, है ना। तो ग्राम पंचायत हो गया, आपका ब्लॉक पंचायत हो गया,
आपका लास्ट वाला डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, तो उनमें भी उनके पास भी पावर्स होती हैं एक सेपरेट, है ना, रूल रेगुलेशन बनाने की और कुछ टैक्सेस मतलब वसूलने की, है ना, क्लियर, यानी कलेक्ट करने की, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास अनफिल्ड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नाउ एक इन्फॉर्मेशन देना है आपको कि आपको जो है जितने भी अभी तक चैप्टर कंप्लीट कराए हैं, आप चैप्टर वाइज अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करके आप मुझे फ्राइडे और सैटरडे 2 ही दिन ही आप सेंड कर सकते हैं, आपके पास 2 डेज़ हैं पूरे वीक में, है ना। तो आप अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा, क्लियर, और कॉपी कंप्लीट करके आप मुझे चैप्टर वाइज एज अ PDF बना करके मुझे सेंड करिएगा, ताकि इजीली मैं उनको चेक कर सकूँ, मुझे डिफ़िकल्टीज़ ना आए और आपको भी डिफ़िकल्टीज़ ना आए, क्लियर। ताकि कभी कभी दिक्कत आती है कि कौन सा चैप्टर आपने सेंड किया कौन सा नहीं किया, तो आपको फ्राइडे और सैटरडे सिर्फ 2 ही डेज़ आपको होमवर्क सेंड करना है पूरी वीक में। इन 2 डेज़ के अलावा आपको होमवर्क सेंड नहीं करना है ग्रुप्स में, तो याद रखिएगा, ये SST के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो SST का होमवर्क सिर्फ आपको फ्राइडे और सैटरडे को सेंड करना है, क्लियर, इज़ दिस क्लियर। और आज का आपके लिए नॉर्मली ऐसा कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन आप डेली आप जो है चैप्टर को रीड करिए, आपको समझ में आएगा। अगर आपने जितना मैंने आपको पढ़ा दिया अगर उतना आपने रीड कर लिया, देन आगे का आप रीड करिए, ताकि आपको कल नेक्स्ट डे अगर जो पढ़ाया जाए वो आपको ईजिली समझ में आ जाए, क्लियर। सो थैंक यू सो मच।